नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच गांव वीरान, रातों रात गांव छोड़कर भागे घुसपैठिए। अब तक उठा रहे थे सरकारी लाभ, ममता सरकार पर गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। हार्डकोर नक्सली कबीर समेत करीब 3 करोड़ रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल। घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम को फोन कर ली घटना की जानकारी। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि की घोषणा। दिल्ली से इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से आइजॉल और दिल्ली से अमृतसर के लिए प्लेन नहीं भरेंगे उड़ान। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच मध्यम ग्राम माथपारा गांव पूरी तरह से वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका का 3 नंबर वार्ड सुनसान है। यहां सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन सभी परिवार रातों रात गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे थे। इस योजना में सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये दिए जा रहे थे। तो रातों रात वीरान हुआ ये इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है। तो मातपारा गांव पूरी तरह से खाली हो गया है। अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ यहां पर लिया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीओ कार्यालय ममता सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है। इसके बावजूद बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों की घटना सामने आई है। बारुईपुर पूर्व के एक बीएलओ को निर्वाचन आयोग की 4 नवंबर को अनुशासन भंग करने के आरोप में बर्खास्त करने के बावजूद 25 नवंबर के एनुमरेशन फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संदर्भ में सीओ कार्यालय ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे संभव हुआ। सीओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ साथ सीओ मनोज कुमार अग्रवाल के पास भी इस संबंध में शिकायतें जमा हुई हैं। खबर है कि केवल बारुईपुर पूर्व के 94 नंबर बूथ के कई बीएलओ सीओ कार्यालय की जांच के दायरे में है। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की एक शिक्षिका को पहले 94 नंबर बूथ का बीएलओ बनाया गया था। विपक्षी दल की शिकायत के आधार पर उस शिक्षिका को हटाकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई। कमीशन का कहना है कि इसके बावजूद हटाए गए बीएलओ ने कई फॉर्म जमा किए हैं। सवाल पूछे जाने पर नए नियुक्त बीएलओ ने बताया कि बीमारी के कारण 96 नंबर बूथ के बीएलओ ने फॉर्म एकत्र किए थे। अब कमीशन हटाए गए बीएलओ ने जो भी फॉर्म एकत्र किए हैं उन दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम मतदाता सूची में आ जाएंगे, इसीलिए सही तरीके से जांच होनी चाहिए। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। तो तरह गड़बड़ हुआ है, फॉर्म गया है वापिस नहीं आया, ऐसा भी है शंका। लेकिन जो फॉर्म वापिस आया उसमें भी तो मुझे लगता है 10% कम से कम फॉल्स नाम है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये और बीएलओ लोग जानते हैं, जो दूसरा नाम दिया है जिसका इसका रिश्ता नहीं है, वो जानबूझ के कराया है।
और इस तमाम घटनाक्रम पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, ये जो तमाम घटनाक्रम है इस पर किस तरह की जो पूरी जिसे कह सकते हैं कि एक पूरे तरह का जिसे सच कहते हैं कि वो सामने आ रहा है। गांव के गांव यहाँ पर खाली हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि घुसपैठिए वहाँ पर रहते थे और सरकारी योजनाओं का वो फायदा भी उठा रहे थे। हाँ जी, देखिए सिर्फ ये मध्यम ग्राम का जो तस्वीर हमने दिखाया है सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ऐसे कई जगह पर ऐसा हुआ है। और सौरभ जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी करके आए थे बसीरहाट की हकीमपुर से, जहाँ हमने देखे थे कि बंगाल की कई जगह से लोग आके वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ से वो बांग्लादेश भागने की कोशिश की है और भाग भी गए हैं कई जगह से। और भागने में बीएसएफ ने मदद की है, क्योंकि इस तरह से लोग जो हजारों लोग बांग्लादेश की जो बंगाल में कई जगह पर छुपे हुए थे, अब एसआईआर के चक्कर में उनको भागना पड़ा है। तो ऐसी जब स्थिति कई बरसों से बीजेपी की तरफ से, हम जैसे पत्रकारों की तरफ से या बीजेपी की पहले जनसंघ की तरफ से बताया जा रहा था, तब बंगाल में, बंगाल की राजनीति में बार बार इसे नकारा गया है। लेकिन अब जब सही तरीका से एसआईआर किया जा रहा है, जब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और सही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आधार के बारे में जब बताया जा रहा है कि सिर्फ आधार से चलेगा नहीं, तब इस तरह से गांव खाली होते हुए हम देख पा रहा है। और जब यहाँ पे जो भारतीय है, जब महिलाओं ने हमें बता रहे हैं कि ये सारे जो यहाँ पे लोग रहते थे, इनको जो लक्ष्मी भंडार है वो दिया जाता था। यहाँ पे जो लोग जो अनएम्प्लॉयड, मतलब सभी लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये भंगार की काम करके अपना दिन गुजरान करते थे या राजमिस्त्री की काम करके अपना दिन गुजरा करते थे। तो इनको जो अनएम्प्लॉयड भाता, बेकार भाता जिसे कहते हैं, ये मिलता था। इन लोगों को जो इनमें विधवा है उनको अगर नहीं भी है, जैसे भी हो, इनको विधवा भाता दिया जाता था। तो हम और आप जो टैक्स की पैसा भरते थे और उससे ममता बनर्जी कितने समाज की काम करती हैं, ऐसा वो उनका अपने चुनाव कैंपेन में दावा करती थी। तो ये सारे पैसा ये बांग्लादेशियों के खाते में भी, और ये खाता भी कैसे बनाया गया, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्कीम उन्होंने भारत के लोगों के लिए बनाए थे, और इन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर ये बांग्लादेशियों के लिए वो जनधन वो अकाउंट बनाकर उसी अकाउंट में डाला जाता था, ये सारे भारत की स्कीम इन बांग्लादेशियों के लिए। तो अब लेकिन एसआईआर में इतने अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, जो 11 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया था, प्रॉब्लम इस बात की है कि ये जो आंदोलनजीवी जो है, जिस तरह से ये जोगेंद्र यादव जैसे, जिन्होंने आधार कार्ड के लिए रोते रोते बिहार के समय पे हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन अड़े हुए थे इलेक्शन कमीशन। ये आधार कार्ड जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया, तो इनको लगा कि अब बांग्लादेश भागना, इसके अलावा इनके सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया। तो क्योंकि फर्जी आधार कार्ड बना के इन लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को भारत की वोटर बनाना, यही एक तरीका और एक चक्र बनाना, ये पूरे आंदोलन जीवी का एक तरीका ये पूरे देश में बना था। लेकिन अब इनके सामने भागने के अलावा कोई तरीका नहीं था। जी, सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से एसआईआर के बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव के गांव लगातार खाली हो रहे हैं, और ये एक बड़ी चिंताजनक भी बात है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो अब बांग्लादेश जा रहे हैं। किस तरह से जो ममता सरकार है वो घिरती नजर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि विरोध उनकी तरफ से भी एसआईआर का पुरजोर हुआ। विरोध तो पुरजोर था, लेकिन
एसआईआर को लेकर यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो बार बार बीएलओ हो, चाहे बीएलए हो, चाहे डीईओ हो, चाहे ईआरओ हो, कल भी एक बैठक हुआ है स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के मौजूदगी में, और जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि आप एसआईआर का जो मैनुअल है वो मैनुअल फॉलो कीजिए। और एक बात साफ तरीके से समझ लीजिए, अगर मृतक, स्थानांतर, एब्सेंटी और जो डुप्लीकेट वोटर्स है, इनमें कोई भी तथ्य की गड़बड़ी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की जितनी है उतनी ही ईआरओ की है, उतनी ही एईआरओ की है, उतनी ही बीएलए की भी है और उतनी ही डीईओ की भी है। और ये जो मैसेज पूरी साफ तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप मानिए कि 81,000 करीब 81,000 बूथ है, यानी 81,000 अगर बीएलओस मान के चले तो ये 81,000 बीएलओस पूरे बंगाली हैं। उनके लिए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था कि ये प्रेस रिलीज किस लिए है वो इंग्लिश में था, लेकिन बाद का जो प्रेस रिलीज था वो पूरा बंगाली में था। उसमें यही लिखा गया था कि आप ये भूलिए मत कि आप इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो कहा नहीं गया कि आप किसी राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप किसी आपके मोहल्ले के दादा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी दीदी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बात जब उनको याद किया गया और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रसेनजीत दा भी मध्यमग्राम के बारे में बोल रहे थे। मध्यमग्राम के साथ साथ और एक घटना सामने आई है, वो है बारुईपुर पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो साउथ 24 परगना के अंदर आता है, जहां में अभिषेक बनर्जी का दबदबा है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक घटना सामने आई है कि 4 नवंबर को एक बीएलओ को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो टीएमसी के उस 94 नंबर जो बूथ है उस बूथ के बूथ सभापति है, बूथ प्रेसिडेंट है। तो इसलिए उनको हटाया गया और एक आंगनवाड़ी कर्मी को उनके जगह रिप्लेस किया गया। लेकिन क्या देखा गया कि 4 नवंबर जिसको चुनाव आयोग ने हटाया, 25 नवंबर जो एनुमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट हुआ है उसमें उन्हीं का साइन है, उन्हीं का सिग्नेचर है। तो ये हैरानी वाली बात है कि ये कैसे हो गया, जिसको हटा दिया फिर भी वो काम कर रहा है। तो अब जाके चुनाव आयोग ने डीईओ और ईआरओ को ये बात निश्चित करने के लिए कहा है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये हुआ कैसे। आप चुनाव आयोग को नहीं मान रहे, आप चुनाव आयोग के नियम कानून को नहीं मान रहे, अगर चुनाव आयोग कोई स्टेप ले रहा है तो आप नहीं मान रहे। तो इसी के चलते पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम अभी चुनाव आयोग ने बनाया है, उसमें एक बात निश्चित होना है, जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि कोई भी वैध वोटर का नाम कट ना जाए और कोई भी अवैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नियुक्त ना हो, ये बात निश्चित करना है। मोटे तरीके से इसको निश्चित करने के लिए सिर्फ ये सारी बातें नहीं दिखाया जा रहा है कि जो एनुमरेशन फॉर्म का कलेक्शन है, जहां डाउट आ रहा है कि जहां पे अनकलेक्टेबल फॉर्म्स में कोई मृतक वोटर है ही नहीं, जहां पे देखा जा रहा है कि 2002 में ऐसा कोई वोटर ही नहीं जो 2002 का वोटर था। ये सब जब केस स्टडी आ रहा है उसको बारीकी से एक करके चुन के उस सब केस स्टडी को विश्लेषण किया जा रहा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मदद लिया जा रहा है। एक नई ऑप्शन लॉन्च हुआ है डैशबोर्ड में और उससे ये देखा जाएगा कि कहीं कोई डुप्लीकेट वोटर तो नहीं रहा। और एक पहलू है मृत वोटर के लिए, जितने भी मानिए आप आधार का जो संस्था है, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो डेथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कब्रस्तान है, जो शमशान घाट है, वहां से भी डेटा कलेक्ट हो रहा है कि आपके पास ये जो पर्सन का जो मृत वोटर्स है कितने डेट हुए हैं और कितने बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है। तो ये सारे डेटा मैच करके चुनाव आयोग का कहना है कि जितना हो सके वो दूध में से पानी निकाल सकेंगे। बिल्कुल, अपने आप में ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाती हैं कि ये कितना गंभीर मामला है, कितना संवेदनशील मामला है और जिस तरह से गांव के गांव वहां पर खाली हो रहे हैं। प्रसन्नजीत और सौरभ दत्ता, आप हमारे साथ बने रहिए और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सच है इसको बयां कर रही है। घुसपैठिए रातों रात जो हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी फर्जी वोटर्स को लेकर और घुसपैठ को लेकर, ये अपने आप में
जो ये तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं, जब गांव के गांव जो हैं वो खाली हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते विवादों और तुष्टीकरण के आरोपों के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज लाखों सनातनियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण प्रधान राजनीति में पश्चिम बंगाल को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां हुमायूं कबीर जैसे टीएमसी विधायक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि ये उसी शासन का परिणाम है जिसने वर्षों से बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को लगातार हाशिए पर धकेला है। इस राजनीतिक हलचल के बीच स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संतों ने बड़ी संख्या में गीता पाठ में हिस्सा लिया और धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश दिया। गीता पाठ में उमड़ी विशाल भीड़ ने ममता सरकार को साफ संदेश दिया कि राज्य में सनातन परंपरा को दबाने की किसी भी कोशिश का जवाब अब जनता खुद देगी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ये आयोजन हुआ है। पंचला कंठे गीता पाठ है और ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन वहाँ पर है। और आगे बढ़ेंगे। मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी हूँ, ये बयान दिया है टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने। बंगाल में धर्म की आड़ में राजनीति गर्मा रही है। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसे लेकर तृणमूल ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर गद्दार है। वो मस्जिद का शिलान्यास करके बीजेपी के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बयान दिया है कि हुमायूं वास्तव में तृणमूल का ही एजेंट है। अगर चुनाव में हुमायूं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। अब इन तर्कों का हुमायूं ने एक विस्फोटक दावा किया है। इन तर्कों पर उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बन गया हूं। हैदराबाद में जैसे ओवैसी हैं वैसे ही बंगाल में मैं हूं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, हुमायूं कबीर का ये जो विस्फोटक बयान है जिसमें वो बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को साबित कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी है, उसके अपने तर्क हैं और बीजेपी के अपने आरोप हैं। किस तरह की तस्वीर वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, मैं अधीर रंजन चौधरी की एक स्टेटमेंट को यहाँ पे उधार लेना चाहता हूँ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, शायद आज सुबह ही कहा है, कि ममता बनर्जी अगर सरकारी पैसा से जगन्नाथ धाम को पूरी से उठाकर दीघा ले सकता है, उठा के ले आ सकती है, तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को अयोध्या से क्यों नहीं मुर्शिदाबाद ला सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे है, ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है। लेकिन मेरा इससे स्टेटमेंट को मैं उधार लेता हूं, लेकिन मेरा एनालिसिस थोड़ा अलग है। एनालिसिस ये है कि ममता बनर्जी जानबूझकर एक तरफ इस तरह से दीघा में मंदिर बनाया सरकारी कोषागार से, दूसरे तरफ नॉर्थ बंगाल में उन्होंने महाकाल मंदिर बनाने के ऐलान किए हैं, तीसरी तरफ उन्होंने वाकफ चिल्ला चिल्ला कर इसी में जाकर या कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में वादा की थी। लेकिन तब भी उनको पता था कि वह कानून है, उनको लागू करना पड़ेगा
अब जब ये सेंट्रल पोर्टल में लागू करना जरूरी हो गया, शायद डेट भी खत्म हो गया, तो उनको भी करना पड़ा और मालदा मुर्शिदाबाद में जाके उनको आधा घंटा का सफाई देना पड़ा। तो अब उनको लगा, देखिए बंगाल में जो मुसलमान है उनका दो चरित्र है। एक तरफ है कि उर्दू और हिंदी भाषी है जो नॉमिनल है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा है बंगाली मुसलमान है, और इस बंगाली मुसलमान की ऊपर बैनर्जी का भविष्य है। तो ये पहले तो उन्होंने आधा घंटा का सफाई दिए हैं। बिल्कुल, राजनीति जो है वो साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रही है। सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम ये जो सियासी गर्माहट और खींचतान वहां पर चल रहे हैं, उसमें गीता पाठ वहां पर होना और बड़ी संख्या में लोगों का उसमें शामिल होना, ये अपने आप में किस तरह का संकेत है? जैसे प्रसेनजीत दा कह रहे थे कि तुष्टीकरण का जो राजनीति है, वो तुष्टीकरण का राजनीति बंगाल में पिछले 14 साल से इतनी जोर शोर से चल रहा है कि अभी जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो भी अपने अपने जो धर्म के जो मार्ग है उसको वो पालन करना चाहते हैं। ये ब्रिगेड में आज जो गीता पाठ हो रहा है 5 लाख में, वो कहीं जाके ये जो 14 साल से जो तुष्टीकरण राजनीति चल रहा है, एक समुदाय को लेकर उनका जो अपीजमेंट चल रहा है उनको लेके, और उसका ही एक नतीजा इसको माना जा रहा है कि बंगाल में असल में ये वो तुष्टीकरण का राजनीति जिन्होंने पहले शुरू किया था, यानी निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने पहले शुरू किया था, अब उनको रिटर्न बैक मिल रहा है। और यहीं पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रसेनजीत बोलना चाहते थे कि हुमायूं कबीर अब जब उसका फीडबैक उनको मिल रहा है, तो हिंदू वोट को ममता बनर्जी चाहती कि उनका हिंदू वोट बैंक उसमें इरोशन ना हो, और इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को प्लांट किया है, ऐसा एक एनालिसिस सामने आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि पहले तो ये लोग तृणमूल से बाहर होते हैं, फिर वोट होता है, वोट के जीतने के बाद वो फिर तृणमूल में ज्वाइन हो जाते हैं अगर वो जीत के आते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का अभी जो ये रेटोरिक है, जो ये हुमायूं कबीर किसका है, बीजेपी का है, टीएमसी का है, ये जो ढंग चल रहा था, क्योंकि इतने बड़े लीडर तो हुमायूं कबीर है नहीं रेजीनगर के, कि इतने तैनात में लोग कहाँ से लोग आए हैं, कैसे इतने लोग आए, इतना पैसा, इतना कलेक्शन के। हुमायूं कबीर खुद स्टेज से बोल रहे थे कि अभी और पैसा मत डालिए, अभी और पैसा मत डिजिटल पे कीजिए, बैंक ले नहीं पा रहा है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना लोग कहां से आ रहा है। तो इसी को चलते अभी जो हुमायूं कबीर ने कहा है कि उसका जो नया एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर, कि वो बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी है। अब जब चुनाव सामने आएगा, धीरे धीरे पर्दा उठेगा कि असल में क्या था। बिल्कुल, क्या कुछ सामने आता है ये तो है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर शामिल हुए हैं इस सामूहिक गीता पाठ में, अब तक का सबसे बड़ा आयोजन इसे कहा जा सकता है। ये भी सौरभ अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं जो बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति से आहत हो चुके हैं, निजात पाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? जी एकदम ब्रिगेड में ये 5 लाख कंठ में गीता पाठ, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये साफ तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि जो घटना एक के बाद एक हुई है। इसी साल में आप पकड़ लीजिए कि आप मुर्शिदाबाद का बात कीजिए, आप नदिया का बात कीजिए, आप साउथ 24 का बात कीजिए, हर पॉकेट से ये जो सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी है। क्या पे ये तस्वीर तो सामने आई है ना, सरस्वती पूजा करने पे भी विरोध हुआ था, यहाँ पे वो कर नहीं पा रहे थे। और वो काकद्वीप का एक तस्वीर भी आया था जिसमें काली माँ की जो मूर्ति है उसको प्रिजन वैन में उठाया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि आप जितने ऐसे इंस्टेंस तैयार करेंगे, ये सनातनी जो है वो उतने ही इकट्ठे होंगे और आखिर में वो ममता बनर्जी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएगी।
बिल्कुल, आप बने रहिए अभी हमारे साथ। एक बार फिर से हुमायूं कबीर का वो विस्फोटक बयान हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो तुष्टीकरण की राजनीति है या किस तरह से वहाँ पर एक राजनीतिक इसे घटनाक्रम भी कह सकते हैं टीएमसी के बीच में और हुमायूं कबीर के बीच में, और इस पर कई बड़े सवाल हो रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट दिखा देते हैं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये तो ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है, और अपने आप को ओवैसी का डुप्लीकेट वो बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपसे समझना चाहेंगे, टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निष्कासित तो कर दिया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता को, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की एक कोशिश हो रही है, टीएमसी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? इस तरह की बयानबाजी के पीछे वही मैं कहना चाह रहा था कि ये निष्कासित दिखावे के लिए है। ये निष्कासित एकदम दिखावे के लिए है। कल जहां तक सौरभ से देर रात तक मैं बात की है, वहां पे पुलिस ने जिस तरह से पूरे स्थिति को अच्छी तरह से ये सिक्योरिटी देकर, ठीक तरह से, जैसे इतना सिक्योरिटी अगर बंगाल की आम जनता को ममता बनर्जी की तरफ से दिया जाता तो बंगाल की इतना बदनामी नहीं होती। पूरे देश में बंगाल की इतना बदनामी है, तो अच्छी तरह से सिक्योरिटी देकर ये हुमायूं कबीर का जो प्रोग्राम वहां पे किया गया है, ये बताता है कि प्रदेश की तरफ से पूरा समर्थन हुमायूं कबीर की तरफ है। पहली बात। दूसरी बात है कि इस तरह की भड़काऊ भाषण देने का हुमायूं कबीर को पूरा छूट दिया गया है। तीसरी बात है, जब हुमायूं कबीर ने ये कह रहा था मंच से 2-4 दिन पहले कि हम रक्त गंगा बहा देंगे हिंदुओं का, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका मतलब है कि पूरा समर्थन है इस तरह की भड़काऊ भाषण देने का। तो इसीलिए जो निष्कासन करने की प्रक्रिया है वो सिर्फ दिखावे का है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना ही इस तरह से हम सनातन अपने आप को दुखी मानेंगे, वो जितना ही इस तरह से बड़े बड़े गीता पाठ की अनुष्ठान करते लगेंगे, उतना ही ममता बनर्जी इस तरह की हुमायूं कबीर जैसे लोगों को पैदा करेंगे, निष्कासन करने का एक ढोंग रचकर। बिल्कुल। सौरभ, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, हुमायूं कबीर की इस बयानबाजी को लेकर किस तरह के सवाल जो हैं ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर खड़े हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये बयानबाजी जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, उस बयानबाजी को लेके साफ तरीके से। जी सौरभ, बताएं। साफ तरीके से जो बात सामने आ रही है वो ये है, हाँ, ये सवाल उठ रही कि हुमायूं कबीर वहाँ पे NH-12 जो नेशनल हाईवे है, एक अहम रास्ता है, अहम सड़क है, तो उस रास्ते पे पुलिस वहाँ पे दिखाया गया कि पुलिस तो तैनात थे, पुलिस का विशाल बल वहाँ पे मौजूद था, और इसके बावजूद वहाँ पे ब्लॉकेट हो गया, पूरे रास्ता रुक गया था। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वहाँ से जिस जगह पे ये हो रहा है, मरा दिघी, जहाँ पे मस्जिद बन रहा है, वहाँ से बहरमपुर का डिस्टेंस है 30 मिनट्स। 3.5 घंटा लगा हमें बहरमपुर पहुँचने में, सभा खत्म होने के बाद, रैली खत्म होने के बाद। और आज भी हमने उस जगह पे जब आए तो आज भी देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। वो पूरा जो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर ईटा का ढेर लगा दिया है,
वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए एक खाने का एक टेंट लगा हुआ है। जो भी आ रहे उन्हें खाने का बंदोबस्त किया गया है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ये सब देख रही है कि आप अगर इतने सारे लोगों के आने के लिए ये जगह खोल दोगे, जमीन खोल दोगे, वहाँ खाने पीने का व्यवस्था होगा, वहाँ पे जो भी कोई आएगा तो आप नेशनल हाईवे क्लियर कर पाओगे? ये तो जगह जगह से वो लोग अपने पर्पस सर्व करने के लिए आएंगे, कि ये दिखाने के लिए आएंगे कि हमारा सपोर्ट कैसा है। तो फिर उसको रोकने के लिए पुलिस को तो कल प्रोग्राम हो गया था, हो गया, आज के बाद थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए था। आज वो सारे तस्वीर कुछ देखा नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं एक तरफ से हुमायूं कबीर के निष्कासन को लेकर भी और उसकी आड़ में होती हुई राजनीति को लेकर भी, और बयानबाजी भी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, ये भी दिखाई दे रहा है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, सौरभ दत्ता, आपको तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। इस वक्त आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। अरपोरा के नाइट क्लब में कल देर रात भीषण आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। कल रात 12 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को इसका जो वजह है वो माना जा रहा है, हादसे की वजह, और पुलिस आग के कारणों की भी जांच कर रही है। मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे और मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। और उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की जान जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा है, आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गई। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अरपोरा में लगी आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया। इसके बारे में पूरी पूछताछ की। बाकी जो इंजर्ड है इनके बारे में भी पूछताछ की।
गोवा हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गोवा के अरपुरा में हुई दुखद आग दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गोवा के दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, गोवा के अरपुरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। गोवा की आग दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, गोवा के अरपुरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भूरमदेव डिवीजन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के समक्ष समर्पण किया। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश के एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। दिल्ली से इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो की दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से आइजॉल और दिल्ली से अमृतसर की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई दिनों से इंडिगो की परिचालन दिक्कतों से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर अब एयरलाइन कंपनी ने अपना बयान जारी किया है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि हमने कल 113 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हुए 700 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की, जबकि कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसका मुख्य मकसद नेटवर्क सिस्टम और रोस्टर को रिबूट करना था ताकि हम आज ज़्यादा फ्लाइट्स और स्थिरता के साथ नई शुरुआत कर सकें। इससे सुधार के शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं। आज हम दिन के आखिर तक 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की राह पर हैं। डेस्टिनेशन की बात करें तो 95% से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले से ही फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि हम परिचालन में मौजूदा 138 डेस्टिनेशंस में से 135 पर उड़ानों का परिचालन कर पा रहे हैं। हालांकि हम समझते हैं कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने सभी पार्टनर्स और सरकारी एजेंसियों को उनके लगातार सपोर्ट और गाइडेंस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बढ़कर हम इन मुश्किल समय में धैर्य और सहयोग बनाए रखने के लिए अपने कस्टमर्स और स्टाफ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। और देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। पूरे देश में हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान दिखे। कुछ यात्री तो ऐसे भी हैं जो 3 दिसंबर से ही एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यात्रियों से बात की डीडी न्यूज संवाददाता दिव्यांशु ने। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो का काउंटर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। हर यात्री की एक नई कहानी है, एक नई समस्या है। सर ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है, कल लेट दिखा रहे थे, डिले दिखा रहे थे फ्लाइट। मैंने आज उस हिसाब से आया। कहाँ जाना था? मुझे पूर्णिया जाना था, तो अभी बोल रहा है कि नहीं आपका डिपरेचर टाइम 10:35 है, 1 टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आया। मेरा टिकट कैंसिल बता रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है? हाँ फ्लाइट कैंसिल, मतलब क्या फ्लाइट कैंसिल नहीं, मैं लेट आया, बोला कि आपका कैंसिल हो गया। कुछ और यात्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम आपको कहाँ जाना है और क्या समस्या आ रही है? हमें बेंगलोर जाना है। ओरिजिनली हमारा आज का टिकट था, फिर वो कैंसिल हो गया, तो हमने कल रात को 1 बजे फिर हमने टिकट किया, जो कि वाया गोवा।
तो यहाँ से गोवा और गोवा से बेंगलोर, जो कि पर पर्सन 16,000 रुपीज है, और वो अभी हम लोगों ने 1 बजे टिकट ली और 1:30 को इन्होंने गोवा टू बेंगलोर का फ्लाइट कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल है उन्हीं को अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हायर रेट्स चार्ज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन मेरे साथ खड़े हैं, 7,000 का उनका टिकट था, सेम डेस्टिनेशन के लिए उन्होंने 16,000 उनसे चार्ज किया अल्टरनेट फ्लाइट के लिए। और वो इसी कंपनी ने, इंडिगो ने सेम उसके लिए डेस्टिनेशन के लिए, और उसके बाद जो है वो भी कैंसिल कर दी। 1 बजे वो बुक की और 1:40 पे वो कैंसिल कर दी। आप क्लासेस की कोई बात कर रही थी, क्लासेस छूट रही हैं आपकी? सर मैं 3 तारीख का निकली हुई हूँ, मेरा लखनऊ से ट्रिची फ्लाइट था, ठीक है। मेरे को रात को, जब मैं घर से निकल गई और रात की फ्लाइट थी, मेरे को रात को मैसेज आ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने वेट किया, मैं सुबह की फ्लाइट रीशेड्यूल कराया, मैं पहुंची, वो फ्लाइट बहुत डिले थी, मेरी क्लासेस मिस हो जाती, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मेरे को दूसरी फ्लाइट देने के लिए। उन्होंने मुझे दिल्ली की फ्लाइट दी एंड दिल्ली टू ट्रिची फ्लाइट दी। दिल्ली तो मैं पहुंच गई, बट दिल्ली से ट्रिची फ्लाइट कैंसिल हो गई और कॉन्टिन्यूसली सिर्फ कैंसिल ही हो रही है। उन लोगों ने बताया कि आपकी हैदराबाद की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, फिर रिशेड्यूल करनी रहेगी या फिर आपको रिफंड लेना रहेगा। गोवा दिल्ली का फ्लाइट जो उसका डायरेक्ट फ्लाइट था, इन्होंने अपनी मर्जी से बिना मुझे इन्फॉर्म किए चेंज कर दिया, वो भी 12 घंटे लेट, दोपहर के 12 की जगह रात के 12 बजे। उसके एक छोटा बच्चा है 8 साल का, उसको लेकर के वो होटल से चेकआउट 12 बजे करके रात तक कहाँ जाएगी, और वो भी डायरेक्ट नहीं है। नाउ दे मेड इट गोवा, मुंबई, दिल्ली, और बॉम्बे में लेओवर 6 घंटे का, मतलब पूरी रात वो बैठी रहेगी। कि इंडिगो ने लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा है कि आज शाम तक इंडिगो की करीब ऐसी 1500 फ्लाइट्स हैं जिनको वो री एस्टेब्लिश कर पाएगा। आप देखना यही होगा कि आखिर कब तक जो इंडिगो की 100% फ्लाइट्स हैं वो री एस्टेब्लिश हो पाती हैं। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यकता हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह दी गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। और मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी देने के लिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर है। और मोहित, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि इंडिगो ने एक बयान जारी किया है और 95% जो है समाधान की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो यात्री हैं उनकी समस्याएं तो फिलहाल अभी भी दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ स्थिति है? बहुत सारी फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंडिगो लगातार बयान ही जारी कर रहा है और इसके बाद आपको बताऊं कि लेटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी इंडिगो ने एक बयान जारी करके अपनी सफाई दे दी। जो इंडिगो को साफ साफ कहना था वो तो उसने बता दिया। यात्रियों को क्या मुश्किलात हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इंडिगो को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये दिखाने के लिए मैं आपको इस समय सीधे वो तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी हैं योगेश, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर यात्री पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, ये यहां पर फ्लाइट चेक इन इंफॉर्मेशन है, यानी कि उड़ान की जानकारी अगर आपको रमा यहां से चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो इंडिगो की फ्लाइट है, फ्लाइट संख्या इसमें 6E6582 जो देहरादून की है उसको निरस्त यहां पर दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से यहां पर बेंगलुरु की जो फ्लाइट है वो भी निरस्त है। इंडिगो की एक देवघर की फ्लाइट है वो भी निरस्त है। ये तमाम ऐसी फ्लाइटें हैं जो यहां पर निरस्त बताई
बताई जा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट और देता हूं। एक अपडेट यह है जो मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर आपको लोगों के जो बैग खो गए हैं, जो उनके दूसरे बड़े जो सामान हैं जो खो गए हैं, वो उनके घर तक आपको पहुंचाने हैं, सुरक्षित पहुंचाने हैं या एयरपोर्ट पर ही हैंड ओवर करने हैं। लेकिन उसकी स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरा सहयोगी योगेश, उनसे कहूंगा कि आपको वो एक बार वो तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर आप कहीं नहीं देख रहे होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। यहां पर ये जो पूरा आपको लॉन दिखाई पड़ रहा है, ये खचाखच बैगों से भरा हुआ है। यानी कि अब आप समझिए कि आप ये जो बैग हैं इनको 48 घंटे के अंदर लोगों तक पहुंचाना भी इंडिगो के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और एक तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये इंडिगो का काउंटर है, टिकट काउंटर है। यहां पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, रीशेड्यूलिंग के लिए यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी टिकट या अपने रिफंड को प्रोसेस करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि इंडिगो क्या कह रहा है, इंडिगो ये कह रहा है कि 7 दिसंबर तक जो हमने 1500 फ्लाइटों को ऑपरेट करने की बात कही थी वो अब बढ़कर 1650 हो गई है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि जो फ्लाइटें हम जो तय समय सीमा 10 से 15 दिसंबर तक मान के चल रहे थे वो 10 दिसंबर तक हो गई है। लेकिन लोगों को क्या मुश्किलात हो रही है, मैं उनसे ही जान लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है, कब की आपकी फ्लाइट थी, कितनी बार कैंसिल हुई है, कहां जाना है और अभी क्या मुश्किल हो रही है? सर, मेरा नाम शीतल सिंह है और यहाँ पे एक प्रेयर मीटिंग था, उसके लिए आए थे। तो फ्राइडे को हमारी रात की फ्लाइट थी और हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें पता लगता है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल होगी। कोई मैसेज नहीं आया इन लोग का, कोई हमें इनकी तरफ से अकोमोडेशन का कुछ नहीं मिला। हमने रात में मतलब 2 घंटे पहले क्यू में खड़े, लाइन में खड़े, फिर भी जो हमारे मोदी जी हैं, उनकी जो सरकार है, उनकी तरफ से उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा है। उसके बाद अगर आज मैं देखूँ तो लाइन काफ़ी कम है, लेकिन अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लाइन थी यहाँ पे, पूरा खचाखच। मेरे हस्बैंड है 2 घंटे यहाँ पे लाइन में लगे रहे, तब इन्होंने हमें चेन्नई का टिकट इशू करा है। उसमें भी आगे का फेयर कोई मतलब नहीं इनका, सिर्फ हमें ये बोल दिया कि चॉइस दी है कि आप चेन्नई इजी रहेगा, वहाँ चले जाओ, अपनी तरफ से चॉइस। हमने फिर वो किया कि हम जल्दी इतना पहुँच सके, हम अपने शहर को पहुँचे। मेरे बच्चे 2 बच्चे वहाँ पर हैं, अकेले हैं। जॉब की 1 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। आगे की जो मेरी छुट्टी बढ़ाएगी क्या वो पैसा इंडिगो देगा, हमारा अकोमोडेशन का पैसा क्या इंडिगो हमें पे करेगा। इवन ये बोल रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, वो भी जहाँ कैमरा लगा होता है वहाँ देकर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई साइड में बैठा, कोई रिफ्रेशमेंट की कोई बात नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट द रोल दे आर प्लेइंग। दूसरा, इनको अगर कोई प्रॉब्लम थी ये अपना अंदर इन्होंने सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया, ये आम आदमी को, आम जनता को परेशानी में क्यों डाले इन्होंने। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं या जो नागर विमानन, बिल्कुल काफी परेशानी हो रही है और इस वक्त सीधे हम आपको ले चलते हैं। संबित पात्रा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा और वंदे मातरम को लेकर हम सब में ज्ञान वृद्धि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार परसों अर्थात 5 दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू वाइप आउट द लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां तक सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। सोनिया गांधी जी का यह कहना था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलियन बना रही है, उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का,
कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही, और तो और अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई और जिस प्रकार उनके विषय में कम करके आंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह भी आप जानते हैं। केवल इतना नहीं, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जनता जनार्दन जानती है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत के सदन में यह मौका भी दिया। जब संविधान के विषय में चर्चा हो थी तब हमें मालूम पड़ा कि जो चिट्ठी आदान प्रदान पत्राचार हुए थे अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के साथ नेहरू जी का, उसमें अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या कहा है, नेहरू जी के प्रति अंबेडकर जी की क्या सोच थी, यह भी हमने देखा। और बदला किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसके लिए मैं एक कार्टून भी लेकर आया हूं। ये 2012 तक एनसीईआरटी के किताब में यह कार्टून मौजूद था, जहां आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार चाबुक चला रहे हैं अंबेडकर जी के ऊपर। और अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दाता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं संविधान के, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो संविधान बना रहे हैं और उनको चाबुक से, कोड़े से मारने की कोशिश यहां दिखाई गई है पंडित नेहरू की। यह लिगेसी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो गांधी परिवार और नेहरू खानदान ने जिस प्रकार बाकी लोगों के लिगेसी की समाप्ति की कोशिश की, और आज सोनिया जी का कहना है कि द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, तो मैं कहना चाहूंगा द बीजेपी इज नॉट ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, द बीजेपी इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री एंड गिव ड्यू टू द पीपल who really contributed towards independence of this country and to the various facets of this country. साथ ही सोनिया जी का यह भी कहना था कि इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू के जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाउंडेशंस थे उन्हें समाप्त कर रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती, न पंडित नेहरू होते, और शुरू से ही भारत में गरीबी हटाओ का जो तथाकथित आंदोलन चला, जिसमें केवल स्लोगनरिंग हुआ मगर जिसमें जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, उससे भी हम निजात पाते। साथ ही साथ आप एक देखिए, सोनिया जी का यह भी कहना था, शी asserted, मैं कोट कर रहा हूं, that Nehru was the prime architect of modern Indian nation state। हमारा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी जी इस तथ्य में गलत है। जहां तक भारतवर्ष और भारत को बनाने में प्राइम आर्किटेक्ट कोई है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शन पर आज भारत चल रहा है। तो इसलिए खुद अपनी पीठ थपथपाना और केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे रखना, इस काम को बंद करना चाहिए। सोनिया जी ने आगे यह भी कहा, टू हिम सेक्युलरिज्म इन विच ही फर्मली बिलीव्ड मेंट अबव ऑल द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियाज मेनी डाइवर्सिटीज, कि नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो आप भी जानते हैं, नेहरू जी उससे भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सोमनाथ जी का मंदिर सरदार पटेल ने बनाया था
और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था मनीबेन पटेल, जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था जिसमें कि मनीबेन पटेल जी कहती है कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को पैसे नहीं दिए जा सकते। तो नेहरू जी ने पूछा था फिर पैसे वहां कैसे दिए गए सोमनाथ मंदिर में? तो पटेल जी ने कहा कि वो ट्रस्ट के माध्यम से काम हुआ है, सरकारी पैसे से नहीं, कलेक्शन से काम हुआ है, लोगों ने दिए हैं डोनेशन। अंततः सोनिया गांधी जी का ये वक्तव्य पता नहीं वो क्यों पूछती है हर बार और हमें हर बार क्यों बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं और नेहरू जी को छोटा करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, दोज हु हैड नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नो रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी को बोलना भी चाहता हूं, अनवांटेड एक एडवाइस देना चाहता हूं, अनकॉल्ड फॉर एडवाइस। सोनिया जी, कम से कम यह सवाल कांग्रेस का कोई और व्यक्ति पूछ ले, आप मल्लिकार्जुन जी से ये वक्तव्य दिलवा दीजिए चलेगा, मगर आप मत दीजिए, क्योंकि देश पलट कर पूछ लेगा ना कि सोनिया गांधी जी, जिनको एंटोनियो माइनो के नाम से जाना जाता था, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है। सोनिया जी ने और सोनिया जी के परिवार ने क्या कंट्रीब्यूट किया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। यहां जितने भी लोग हैं, हम सब के परिवार ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष रूप से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था या सहभागिता की थी या कहीं ना कहीं वो थे। मगर आप तो इस देश के ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से आप ये सवाल मत पूछिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम की लड़ाई के लिए। और बार बार आपका रहता है कि द आइडियोलॉजी विच किल्ड गांधी। मुझे लगता है कोर्ट में इतनी बार केस होने के बाद, कपूर कमीशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और आप लोगों के खिलाफ और आप लोग जैसे कुछ लोग जिन्होंने इस विषय को बढ़ाने की कोशिश की, आर्टिकल लिखने की कोशिश की विख्यात अखबारों में, उनके खिलाफ डिफेमेशन जाने के बावजूद आप बार बार ये बता रही हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान के न्याय प्रक्रिया पे आपको विश्वास नहीं है और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे कतई आप विश्वास नहीं करती है। और जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू other than the present clan of the Gandhis, the so-called Gandhis, who are out on bail in the National Herald case. National Herald, जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, if they are not tarnishing the legacy of Nehru, who else is trying to tarnish the legacy of Nehru? और मुझे तो लगता है कल पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी वंदे मातरम को लेकर, तो नेहरू जी की असलियत तो सबके सामने आने वाली है। कल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी की एक चेष्टा हमेशा रही है कि जो लोग नेपथ्य में रहे, द वंस हु आर इन द बैकग्राउंड, द वंस who are lost heroes, the ones who were in fact because of the Nehru-Gandhi dynastic politics, जिनको पीछे रखने की कोशिश की गई, उन लोगों को आगे लाना, उनके असलियत को स्थापित करना, यह प्रयास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किया है। तभी जब सरदार एट 150 कार्यक्रम किया गया, वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के 150वें वर्षगांठ को मनाते हुए पूरे भारतवर्ष में यूनिटी मार्च हुआ। सरदार पटेल पर डिबेट और डिस्कशन हुए ताकि देश सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को जान सके। वर्षों तक सरदार पटेल को दबा के रखा गया, उनके नाम को उभरने नहीं दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किसानों के छोटे छोटे औजारों से जो लोहा निकला, उस औजार से निकले लोहे से विश्व के सबसे बड़े स्टैचू को बनाने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने शपथ लिया था कि ऐसी स्टैचू बनेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूर्ण किया। ठीक उसी प्रकार 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज फार एज वंदे मातरम इज कंसर्न्ड। आप देखिए, मैं सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि एक नोटेड इंडियन हिस्टोरियन है, भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे, उनकी किताब में से कोट कर रहा हूं। Meanwhile, I quote, meanwhile Nehru had decided to consult Rabindranath Tagore. Nehru had only recently read Anand Math. Only 6 days before Congress Working Committee meeting, Nehru wrote about the poem. I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I also found the language of Vande Mataram difficult, and then further Nehru says that I do not understand it without the help of a dictionary. 3 विषय यहाँ महत्वपूर्ण है जो सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने नेहरू जी के विषय में लिखा है अपने किताब में। आप भी जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहली बात है कि नेहरू जी ने CWC की जो मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक 6 दिन पहले ही आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा, कोई भारतीय लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, जबकि आनंद मठ को कई भारतीय लैंग्वेज में तब तक 1905 में ही ट्रांसलेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस समय जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ही ट्रांसलेशन आनंद मठ का हो चुका था। मगर नेहरू जी ने, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने अंग्रेजी वर्जन कहीं से उन्होंने कहा कि आई रेड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आनंद मठ। उन्होंने प्रोक्योर किया बड़े मुश्किल से इंग्लिश वर्जन और उससे पढ़ा, और उसके बाद ही नीडेड द डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम सुजलाम सुफलाम, जो भूमि खंड, जो मातृभूमि आपको शुद्ध जल, सुफल, अच्छे फल देती है, मलयज शीतलाम, शीतल मलय अर्थात पवन देती है, उस मां को प्रणाम। इतना समझने के लिए नेहरू जी को डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे लगता है उनकी लेगेसी को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे इतना ही समझने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी तो वो लेगेसी बनाने वाले व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू इरिटेट द मुस्लिम्स। वंदे मातरम मुस्लिम्स को इरिटेट करने वाला है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस वार्ता का, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।